खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और चले रुक करते बिग फाइट का। ताबड़तोड़ दौरे, लगातार वार और तपती मरुधरा में सियासी उबाल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और अन्य सियासी दल अभी से एक्टिव हो गए हैं। एक दूसरे को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, फिर चाहे मुद्दा राजस्थान से जुड़ा हुआ हो या फिर देश से। मुख्यमंत्री गहलोत लगातार दौरे पर हैं। एआरसीपी, करौली उपद्रव और इलेक्टोरल बॉन्ड तक के मुद्दे पर केंद्र पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो बीजेपी भी किसी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। फिर चाहे करौली हिंसा हो या फिर रामनवमी पर जुलूस या फिर रमजान में बिजली कटौती ना करने के आदेश हो, बीजेपी इस वक्त राज्य सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी एक्शन में नजर आ रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी राजस्थान पर नजर है, तो अमित शाह का भी जल्द ही राजस्थान दौरा होने वाला है। अब सवाल यह है कि इस चुनावी आहट के मायने आखिर क्या हैं? क्या राजस्थान में तय वक्त से पहले विधानसभा चुनाव होंगे या फिर अभी से चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? चर्चा आज इसी पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दे आपको। कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है कृष्णा जी आपका। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुए। रामलाल जी आपका भी स्वागत है। आप नेता अमित शर्मा जी भी हैं, अमित जी आपका भी स्वागत है। और साथ ही ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी चर्चा में शामिल हुए। योगेश जी आपका बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत कृष्णा जी आपसे ही करते हैं। चुनाव अभी काफी दूर है, लेकिन जिस तरह से लगातार दौरे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर ले या बीजेपी के दिग्गजों की बात करें, लगातार प्रदेश में दौरे हो रहे हैं, मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है। ये माहौल तब बनता है जब चुनाव आने वाले होते हैं, लेकिन चुनाव भी दूर की कौड़ी है। फिर ऐसे में इसके मायने क्या निकाले जाए? श्वेता जी, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि लगभग 2 वर्ष ऐसे बीते कि कोरोना काल में हम जनता के बीच में नहीं जा पाए थे, और आज जब सब कुछ माहौल अच्छा है, प्रदेश का बजट इतना अच्छा आया, जनता के हित की जन कल्याणकारी योजनाओं को हम धरातल पर लेकर आ रहे हैं, तो हम जनता के बीच में अपनी बात रख रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब बार बार जनता से मिले हैं, आपने देखा सीएम हाउस पे भी जितना जन सैलाब उनसे मिलने आया, ये एक उत्साह राजस्थान की धरा पे बना कि किस तरीके से राजस्थान की जनता का कोरोना काल में भी और बजट में भी किस तरीके से ध्यान रखा गया। और हमारा फर्ज है, आज हम सत्ता में हैं, कि जनता के बीच में जाएं, हमारी बात भी रखें और उनसे भी सुने, क्योंकि विपक्ष ने तो वो काम किया नहीं कि जनता के मुद्दों को वो बीच में उठाते कुछ करते। वो तो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे थे। आज हमारे नेता जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं, और हर उस मुद्दे को, हर उस योजना को छूने का काम बजट में किया गया, विधानसभा के अंदर किया गया, और जिसकी सराहना पूरे प्रदेश में हुई। तो राजस्थान के मुखिया का जाना वहां पर मैं उचित समझती हूँ। और बीजेपी के जो दिग्गज पहुंच रहे हैं, तो फिर क्या? इसलिए तो ये सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में चुनाव है क्या आसपास, जो इतना ज्यादा दौरे हो रहे हैं प्रदेश में? श्वेता जी, पता है कि 3-3.25 वर्ष के अंदर ये जनता के हित की बात कहीं पर भी, क्योंकि सरकार ने कोई ऐसा मौका छोड़ा ही नहीं कि बीजेपी के नेताओं के पास कि वो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकें। ये तो अपनी लड़ाई में उलझे हुए थे, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं था। 3.25 वर्षों के अंदर ये सड़कों पे कहीं नजर नहीं आए। अब नजदीक आकर इनको ये लगता है कि हमें ऐसे कुछ करना चाहिए कि हम वापसी ला सकते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि ये आपकी भूल होगी। प्रदेश की जनता ने मान लिया है कि राजस्थान कि कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से कोरोना काल रहा हो, चाहे जो उनके बेसिक मुद्दे रहे हो या बड़ी योजनाएं रही हो, जनता के हर उस मुद्दे के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और उनके मंत्रियों ने काम किया है। तो ये सिर्फ उन चीजों को कैसे दूर कर सकते हैं, आज यहाँ पर डेरे डालने की कोशिश। रामलाल जी से ले लेते। रामलाल शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ है। रामलाल जी, अभी आपने सुना कृष्णा पुनिया जी ने क्या कहा। सवाल ये कि चुनावी आहट जो नजर आ रही है, इतने दौरे होना प्रदेश में दिग्गजों के, और इसके बाद मुद्दों को पकड़ना और उस पर एक उबाल सा आ चुका है प्रदेश में, सियासी उबाल जो नजर आता है, इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं आप लोग? देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी दोहरी भूमिका के अंदर काम कर रही है प्रदेश के अंदर। एक प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो एक प्रतिपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी बखूबी निभाने का काम कर रही है। और दूसरी हमारे संगठन की संरचना का काम है, जो कैडर बेस्ड हमारी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की तरह सर्कस वाली पार्टी नहीं है कि इनका प्रदेश अध्यक्ष आज एक से व्यक्ति बना तो उसने अपनी कार्यकारिणी बनाई, जब वही बन जाएगा तो वो सर्कस की तरह अलग हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति पर पहुंच जाएगा। हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है,
हमारा मंडल स्तर के ऊपर कार्य करता है, हमारा शक्ति केंद्र भी है, हमारा बूथ भी है, और बूथ से अब हम पन्ना प्रमुख तक पहुंचने की हमारी संगठन संरचना के कार्यक्रम है वो लगातार हमारे जारी है। और जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के जो दौरे हैं वो दौरे भी दोनों प्रकार के, हमारे संगठन के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी देखरेख भी है, उनकी मॉनिटरिंग भी है, हम नीचे तक कैसे पहुंच सकते हैं वो काम भी है। जहां अभी कृष्ण पुनिया जी ने बात की कि मुख्यमंत्री जी ने बजट बहुत अच्छा दिया है, कृष्ण पुनिया जी आपको मुख्यमंत्री जी से एक काम करा दो, आज भी 26 लाख परिवार रीट परीक्षा केंद्र हुई धांधली का हिसाब मांग रहे हैं। आज भी वो परिवार ऐसे जिन्होंने मेहनत और परिश्रम 1-2 साल लगातार की, गरीब का बेटा घर से निकलकर किराए का मकान लेकर हजारों रुपए खर्च करके इस मेहनत और परिश्रम के साथ परीक्षा दी थी। ठीक है, इस मुद्दे को उठाया आप लोगों ने, रामलाल जी इस मुद्दे को बिल्कुल बखूबी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन करौली का मुद्दा भी बीजेपी कहीं ना कहीं उठाकर, भले राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना हो, इसको लेकर जांच की बात कही जा रही हो, या फिर वसुंधरा राजे का आज दौरा भी करौली में, अब ये मुद्दा है बीजेपी के पास। देखिए श्वेता जी, जहां अहित किसी का होगा, जहां अन्याय किसी के साथ होगा, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। और राजस्थान के अंदर आप श्वेता जी मेरी बात को समझने की कोशिश करना, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर रही है, पुलिस के आला अफसर के द्वारा FIR के अंदर उन्होंने माना है कि शांतिपूर्वक निकलने वाली भगवा रैली के ऊपर एक संगठित गिरोह बनाकर पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमला किया गया, और हमले के अंदर कई लोग घायल हुए, गाड़ियां जलाई गई, तोड़फोड़ की गई, और मेरे पुलिस के कांस्टेबल भी उसके अंदर घायल हुए। ये हमारे आरोप नहीं है, ये पुलिस के द्वारा दर्ज FIR के अंदर ये इंगित है कि षड्यंत्रपूर्ण तरीके से हमला किया गया। उस सरकार की कोशिश कर रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले। जो भी दोषी है, पुलिस के पास फुटेज है, कोई आग लगा रहा है, पत्थर फेंक रहा है, उसको गिरफ्तार करे। ठीक है रामलाल जी, और इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है कि इस मुद्दे को लेकर जांच हो सके, ईमानदारी से जांच हो और यहाँ दोषियों को सजा हो सके, सिर्फ इसलिए इस मुद्दे को बीजेपी बखूबी उठा रही है। बाकायदा मौके पर जाकर देखा जा रहा है कि स्थितियां क्या थी। देखिए श्वेता जी, राजस्थान की एजेंसियों के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। अलवर का प्रकरण आप सबके सामने है, किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन 3 वर्ष में एजेंसियां चेंज हो गई क्या रामलाल जी? के साथ दुष्कर्म हुआ, किस तरीके की एजेंसी की है? आप तो इसकी न्यायिक जांच करा लो, हम CBI की जांच की मांग भी नहीं करें। CBI की जांच आपने हाथरस की क्यों नहीं दी, लखीमपुर खीरी की क्यों नहीं दी? वहाँ पे घटनाएं नहीं हुई थी क्या? वहाँ पे घटनाएं नहीं हुई थी क्या? कृष्ण पुनिया जी, लखीमपुर खीरी और हाथरस की घटना पे भी कुछ बोलना चाहेंगे आप? कुछ बोलना चाहेंगे हाथरस और लखीमपुर? चलिए ठीक है, घटनाएं हर राज्य में होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस पर जांच किस तरह से होती है, कैसे दोषियों को गिरफ्त में लिया जाता है। अमित शर्मा जी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी नेता है। अभी जी सवाल ये है कि आखिर जो चुनावी आड़ प्रदेश में नजर आ रही है, सुनने को मिल रही है, उसके मायने क्या है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी पीछे नहीं है, विनय मिश्रा के लगातार दौरे हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से राजस्थान को समझकर और अपनी रणनीति यहां पर तैयार कर रही है। मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा जी। एक जब्र है कोई इत्तेफाक नहीं, केजरीवाल होना कोई मजाक नहीं। आपको बताना चाहूंगा विनय मिश्रा जी कल दोबारा यहां पर आ रहे हैं राजस्थान के दौरे पे। दर्शकों को भी ये समझना होगा, जिस तरह से जनता को भी समझना होगा, सबको समझना होगा कि अभी जिस तरह से बहस हो रही है हमारे जो माननीय 2 विधायक हैं उन लोगों के बीच, बीजेपी और कांग्रेस के, कि कहां पर दंगा हुआ, किसने दंगा किया। जनता असल में इन सब चीज़ों से उकता चुकी है 75 साल से, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस बीजेपी। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये कभी अपने विधानसभा क्षेत्र के स्कूल के बारे में, अस्पताल के बारे में रामलाल जी बात करेंगे? क्या कृष्णा जी उस बारे में कभी बात करेंगे, या केवल दंगों के बारे में ही बात करते रहेंगे? जनता के जो असल मुद्दे हैं उससे ये हमेशा पीछे भागते रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। इन्हें शिक्षा से, स्वास्थ्य से, परिवहन से, सुरक्षा से कांग्रेस पूरी तरह से विफल है। जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो हमारा राजस्थान राज्य है, वो अपराध में सिरमौर बनता जा रहा है। कोई भी काम किसी भी तरह से गहलोत सरकार नहीं कर पा रही है, पूरी तरह से विफल है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा और पूरे सम्मान के साथ दोनों विधायकों से कहना चाहूंगा कि आज शिक्षा का स्तर किस तरह का ये खुद देख सकते हैं। इनकी भी उम्र ऐसी है कि इनके जो दोनों के जो पुत्र पुत्रियां हैं, क्या ये उनको सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं आज? इनसे जवाब लीजिए आप अभी।
इनके है। विधानसभा क्षेत्र के कैसे स्कूल है, चुनावी मुद्दा ये है, इस पे बात होनी चाहिए। ठीक है, यानी आम आदमी पार्टी के मुद्दे यही रहेंगे जो दिल्ली में रहे, जो पंजाब में रहे, और यही क्योंकि आप ये कहते हैं कि मूलभूत चीजें हैं, जरूरतें हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं, और इसलिए आम आदमी पार्टी इसी पर फोकस करेगी। यस, असल में यही जनता की मुद्दे हैं। मैं ठीक है। श्वेता जी जी, मैं इस पे कहना चाहूंगी कि आम जनता के जुड़े मुद्दे की बात अगर अमित जी उठाते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य के प्रति जो सौगात दी है, आपसे पूछूंगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। मुख्यमंत्री मेरे सवाल अशोक का जवाब गहलोत वो दीजिए, जनता से जुड़े हुए वादे में मैं आपको बता रही हूँ, आप सुने सरकारी स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन कराया आपने? मैं इसलिए नहीं कराया, मेरा बच्चा पहले कॉलेज में आ चुका है। दूसरी बात मैं ये कहना तो चाहूंगी, आज आप कॉलेज में सुनिए, आ चुका है मैडम, आप आज से सुनिए, 10 साल पहले तो आप स्कूल में था। सुनिए, आप सुनिए का मादा भी रखिए। आपने आपकी नहीं, बात मैं तो मैंने आराम से आपसे सुनी, हाँ। आपकी बात मैंने आराम से सुनी। जवाब दीजिए, मुद्दे से भटकिए राजस्थान मत। की सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का काम किया है, राजस्थान की सरकार ने हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाओं को सुधारा है। ठीक है, मैं यहाँ पर सरकार कर रही है, घोषणाएं भी कर रही है, बजट की तारीफ भी हो रही है, जिस तरह से लगातार हमने सीएमआर में भी तस्वीरें देखी। लेकिन योगेश जी हमारे साथ हैं, और योगेश जी सबसे बेहद अहम सवाल है, और तीनों ही लोगों को हम जानना, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, सक्रिय आम आदमी पार्टी भी हो चुकी है, और जिस तरह से ये उबाल, सियासी उबाल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, दौरे हो रहे हैं, मुद्दों को कैच किया जा रहा है, मुद्दों को लेकर अलग अलग तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्या वाकई में चुनावी आहट है? देखिए, ये बात सही है श्वेता कि चुनावी आहट शुरू हो चुकी है, और ये चुनावी आहट हमें देखने को मिली थी जब मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट पेश किया था। हम बजट से शुरू करते हैं। बजट पेश किया, बजट पूरी तरह लोक लुभावन बजट था, और ऐसा बजट जिसका विपक्ष भी 10 बार बुराई करने से पहले सोचना पड़ रहा था। और जो पेंशन वाला जो इशू था सरकारी कर्मचारियों का, वो बड़ा कहा जा सकता है कि पूरे देश में जिसको लेकर हलचल हुई, ऐसे कई मुद्दे उस वक्त छुए थे, और अब नए जिले बनाने को लेकर भी कमेटी बनी है। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का जो बजट था उसी से चुनावी आहट का आगाज कांग्रेस पार्टी ने कर दिया था। और अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो लोक लुभावन बजट है, इस बजट की जो लोकप्रियता पैदा हुई थी और कांग्रेस उसको गेन करने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसको पूरी तरह ये बीजेपी अलग अलग इश्यूज के जरिए उसको कहते हैं डाइवर्ट करने का जो प्रयास है वो नजर आ रहा है। करौली का मुद्दा बीजेपी को मिला, और करौली के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का कार्ड, जो हमेशा से बीजेपी का एक सबसे बड़ा धुरी रहता है, वो उन्होंने चल दिया। और अब इस हिंदुत्व का कार्ड को कितना लंबा खींचेंगे अलग बात है, लेकिन ये मुद्दा गर्म रहा। और उसके बाद जो आदेश सरकार की तरफ से निकले धारा 144 के, उसको भी बीजेपी ने कैच करने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि ईआरसीपी का मुद्दा, बहुत तेजी से उस मुद्दे को कांग्रेस ने हाइप दी है, केंद्रीय मंत्री पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। और 13 जिले, ये वो 13 जिले हैं जिनमें से अधिकांश जिले वो हैं जहां बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत मैंडेट मिला था। इतना ही नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी सबसे कम मतों से हार मोदी लहर के बावजूद इन्हीं, खासतौर से दौसा की बात कर लें, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर की बात कर लें, टोंक सवाईमाधोपुर, ये लोकसभा सीटें थी, और इन्हीं में आने वाले विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पर ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी के विधायक जीते। तो ये 13 जो जिले को लेकर जो पानी का मुद्दा है, ये श्वेता अगले चुनाव तक जाएगा, और निश्चित तौर पर इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस के पास सबसे मजबूत मुद्दा यही है। मुझे लगता है पूरा आधा राजस्थान, तकरीबन 39 विधानसभा सीटें आती है, और यहाँ का मुद्दा कहा जा सकता है कि एक तो आपको रिवाइव करना पड़ेगा। अगर इस मुद्दे को अभी कांग्रेस ने हाथ में लिया तो कुछ ऐसे वोट बैंक है जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के परंपरागत वोट बैंक कहे जाते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक हो, चाहे वो मीणा समाज का या मीणा वर्ग जो परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ रहता है। और गुर्जर तबके ने पिछले चुनाव में कांग्रेस को मजबूत यहाँ पर जनादेश दिया था। अब किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देखा जाता है, पानी एक बड़ा मुद्दा है, हर व्यक्ति का मुद्दा है। और तीसरी बात जो हम करें आम आदमी पार्टी की, आपने कहा दौरे हो रहे हैं विनय मिश्रा के, विनय मिश्रा द्वारका से एमएलए महाबल मिश्रा के बेटे। आम आदमी पार्टी ठीक उसी स्टाइल में काम करेगी जैसे उन्होंने दिल्ली में किया है। राजस्थान की फिजा पंजाब से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, लेकिन पंजाब से राजस्थान के
दो जिले पूरी तरह प्रभावित होते हैं, वो है गंगानगर और हनुमानगढ़। ये निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे अगले विधानसभा चुनाव में। और आम आदमी पार्टी से अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी को है तो वो कांग्रेस को है। कांग्रेस को अभी से इसका उपाय खोजने होंगे कि किस तरह से आपको राजस्थान में जड़ें फैलाने से रोका जाए और किस तरह से आपकी जो आहट है वो कांग्रेस के लिए एक चैलेंज है। क्योंकि इनकी कोशिश यार, मेरे को जो जानकारी मिली है कि प्रयास इस लेवल पर शुरू कर दिए गए हैं कि संभ्रांत लोग, गुणी लोगों को शामिल किया जा रहा है। और जैसा विनय मिश्रा ने अभी इंटरव्यू में कहा था कि हम कचरा नहीं लेंगे बीजेपी और कांग्रेस का, हम उन्हीं को लेंगे जो हमारी पार्टी में आगे काम करे और जो संगठन के प्रति समर्पित हो। तो निश्चित तौर पर ये जो गुजरात का जो चुनाव होगा, गुजरात के चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो निश्चित तौर पर गुजरात से सटे राजस्थान पर असर होगा। और दिल्ली से सटा वैसे भी राजस्थान है तो उसका असर होगा। तो ये दिक्कत है। मैं इस बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी को भी दिक्कत है, क्योंकि मिडिल क्लास का जो वोट, जो परंपरागत रूप से बीजेपी का वोट कहा जाता है, शहरी तबका, वो शहरी तबका को अगर बीजेपी को रोकना है और उसको अभी से अपने पास मजबूती के साथ रखना है जैसे पहले बीजेपी रखती आई है, तो बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ध्यान वहाँ पर भी है। और दिल्ली में आपने देखा होगा वही मिडिल क्लास, लोअर क्लास जिसने आपको मैंडेट दिया था। बिल्कुल। और दिल्ली फिर पंजाब में जीत के कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी को, और इसलिए राजस्थान में भी पूरी तरह से फोकस और तैयारी कर रहे हैं। रामलाल जी, 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया था कि धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर भरोसा बीजेपी को है कि वो जीत दर्ज कर लेगी, लेकिन राजस्थान से बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। बहुत सारे बयान एक दूसरे को लेकर दिए जा रहे हैं, एक दूसरे की कमियां बताई जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में अभी से वो वक्त आ गया कि चुनाव की तैयारी में जुटना चाहिए? फिर बीजेपी के दिग्गजों की भी बात करें, लगातार दौरे यहाँ पर है भी, हो भी चुके हैं और आने वाले वक्त में होने भी वाले हैं। देखिए श्वेता जी, राजस्थान के अंदर कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी की वजह से, कांग्रेस के विधायकों के कृत्य की वजह से, कांग्रेस के विधायकों की प्राकृतिक संपत्तियों को लूटने की वजह से, कांग्रेस के विधायकों की स्थानांतरण में पैसे वसूलने की वजह से मुख्यमंत्री जी बहुत परेशान है, दुखी है, अवसाद के अंदर है। और वो इस तरीके के मुद्दों बयान देकर और वो विषय से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। हकीकत और वास्तविकता ये है कि आज कांग्रेस टुकड़ों टुकड़ों के अंदर बढ़ चुकी है, इनके वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। यही बातें कांग्रेस बीजेपी के लिए कहती है रामलाल जी, यही बातें कांग्रेस बीजेपी के लिए कहती है कि यहाँ पर बटे हुए हैं, अलग अलग तरह से दौरे कर रहे हैं। वसुंधरा राजे भी अभी तक सब कह रहे थे कि बिल्कुल एक्टिव नहीं है, लेकिन अब वो भी एक्टिव नजर आ रही है। आने वाले चुनाव के अंदर संगठन को मजबूत ताकत प्रदान करने का काम करेगी। हमारे यहाँ कोई कितने कांग्रेस के नेता बयान दे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर विघटन है। भारतीय जनता पार्टी का नेता एक है, वो है कमल के फूल, वसुंधरा जी अलग जा रही हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी अलग जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करे, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने दामन को क्यों आवश्यकता पड़ी है कांग्रेस की चिंता करने की? जो दामन दागदार हो रहा है उस दामन को ठीक करने की कोशिश करे। जनता ने आपको सत्ता के अंदर सत्ता सौंपी है लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है, योगेश इस पर कुछ कहना चाहते हैं? योगेश जी देखिए श्वेता, इसमें हमको एक चीज ऐड करनी होगी कि सीएम ने दौरे शुरू कर दिए। फिजिकली अब सीएम मूवमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले अभी पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर गए, जो सीएम का खुद का नोटिफाइड इलाका है पूरी तरह, और सरहद पर जाकर उन्होंने बाड़मेर की, जैसलमेर की तस्वीर को जांचा। उसके बाद नागौर का दौरा रहा बीते दिनों, बीकानेर उससे पहले गए। नागौर के लिए कहा जाता है कि जब भी कांग्रेस का संक्रमण काल रहा 70s में, जब आपातकाल के समय भी जब कांग्रेस का संक्रमण काल आया, तब नागौर ने कांग्रेस पार्टी की लाज बचाई थी। नाथुराम मिर्जा उस दौर में चुनाव जीते थे। पूरे देश में केवल 2 ही सीटें कांग्रेस की आई थी। और अभी भी कांग्रेस का संक्रमण काल चल रहा है। 2 राज्य हैं केवल जहां पर कांग्रेस पूरी तरह स्थापित है अपने दम पर, राजस्थान और झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़। अब इन दोनों राज्य भी मानचित्र पर बने रहे देश के कांग्रेस शासित राज्यों में, तो उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम कांग्रेस को करना होगा। नागौर के दौरे का अर्थ है कि नागौर, क्योंकि जाट राजनीति का हेडक्वार्टर कहा जाता है और नागौर से संदेश जाता है पूरे जाट बेल्ट में, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक है, किसान, कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है SC ST माइनॉरिटी, मुझे लगता है अब कंसोलिडेट उस तरफ किया जा रहा है। ठीक है, योगेश जी ऐसा कह रहे थे अभी अमित जी कि आम आदमी पार्टी वोट काटेगी, नुकसान कांग्रेस को भी करेगी, नुकसान बीजेपी को भी करेगी, लेकिन
थोड़ी बहुत कामयाबी आपको लगता है मिलेगी, आपको लगता है कि बिल्कुल कामयाब हम होंगे, क्योंकि जनता दोनों से त्रस्त है? आप लोग बार बार कहते हैं ये मैं भी बातें। कुछ कहना चाहूंगा इस बारे में। हाँ। मैं बताना चाहूंगा, चूंकि चुनावी हलचल हो रही है, इन सब पे बात हो रही है, और देखिए ये जो दंगा वाला जो पिच है और एक दूसरे पे प्रत्यारोप वाला जो पिच है, उस पे बैटिंग करने की जगह मैं इसी चैनल के माध्यम से जनता के सामने इन लोगों से अपील करना चाहूंगा, रामलाल जी से और कृष्णा पुनिया जी से, कि ये एक बार बिजली पर बात करें कि इनकी क्या रणनीति रहेगी। बिजली का जो बिल इस तरह से आ रहा है, जो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है उस पर क्या रहेगा, पानी के लिए जो जनता त्रस्त हो रही है उसके लिए क्या रहेगा, क्या इनका रहेगा। इन सब मुद्दों पे बात करें ना, इन सब मुद्दे पर जनता से जुड़े हुए ये मुद्दे हैं। आप बीजेपी की बुराई कर रहे हो, बीजेपी आपकी बुराई कर रही है, जनता को इससे मतलब है क्या? जनता को राहत कैसे मिलेगी उस पे बात कीजिए। अमित जी, प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, जो फैसले लिए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता उसमें से कोई भी फैसले जनहित के हैं? श्वेता जी, बिजली का बिल इस चैनल का भी आता है, आपके घर का भी आता है, मेरा भी आता है, कृष्णा जी का नहीं आता, रामलाल जी का नहीं आता। क्यों नहीं आएगा उनका? उनके बिल, अरे इनका बिजली का बिल फ्री है मैडम, इनसे पूछिए, सरकार इनको सुविधा देती है, फ्री बिजली का बिल नहीं आता इनके। यानी आम आदमी के लिए कमर तोड़ने वाली बात है। हमारी भी परेशानी है, इस पे जवाब दीजिए ना। मैं बार्गेनिंग जनता के पैसे से आता है। अमित जी को आप कहिए कि वो सुने। अमित जी आप सुनिएगा, आपको भी सुना सबने। हाँ, ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगी कि आम आदमी की अगर बात की है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आम आदमी को ध्यान में रखते हुए 50 यूनिट तक बिजली फ्री देने का काम किया है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि उसके बाद की जो यूनिट 150 तक यूनिट आती है तो 3 रुपए का उस पर अनुदान राशि देने का काम किया है। चिकित्सा के ऊपर 10 लाख रुपए तक का बीमा योजना शुरू की है कि गंभीर बीमारियों में भी वो 10 लाख तक का इलाज फ्री करा सकते हैं। ये पहला प्रदेश है जिसमें फ्री में दवाएं, और अब मैं कहूंगी कि ओपीडी और एनपी। आपको मैं कहना चाहूंगी, आप सुनिए, आप प्लीज सुनिए, आप प्लीज सुनिए। मैं आपकी बात आराम से सुन रही थी, आप सुनिए। आप जनता और मुद्दे की बात करते हैं तो मैं यही कहना चाहती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जनहित के मुद्दों पे काम किया है। विपक्ष जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रखने में विफल रहा है। इस बात को हमें मानना होगा। इस बात को हमें मानना होगा। ये चुनावी एजेंडा है, आरएसएस बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। चुनाव के नजदीक सांप्रदायिक दंगे बहलाना, ये चुनावी एजेंडा आरएसएस का है, बीजेपी का से निभाने का काम कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार जिस तरीके से तानाशाही फतवे जारी करने का 3 वर्षों में एक बार भी आप सड़कों पे नहीं आ पाए। रामलाल जी, आपको मालूम है कि 3.25 वर्षों में एक बार भी आप जनता के मुद्दे को लेकर सड़क के ऊपर नहीं आ पाए। आपके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं था आप सरकार का विरोध कर सके, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। ये वही विधानसभा है जिसमें आपकी तरफ से प्रस्ताव शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2023 का इलेक्शन है, लेकिन तैयारी अभी से है, और ये आहट, चुनावी आहट है। माहौल यहां पर गर्मा चुका है, ये साफ नजर आता है। मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप भी लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दौरे चल रहे हैं, और एक के बाद एक दौरे हैं जहां हर कोई सक्रिय नजर आ रहा है। चुनाव में वक्त है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से ये बवाल देखने को मिल रहा है, खासतौर से करौली का मुद्दा को जिस तरह से बीजेपी ने उठाया, और उसके बाद एआरसीपी को लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। इतना तय है कि चुनाव 2023 के आसान नहीं होंगे, और सिर्फ अब बीजेपी कांग्रेस ही नहीं है, आम आदमी पार्टी भी इस मैदान में कूद चुकी है, और इसलिए दिलचस्प चुनाव तो होंगे, लेकिन कौन जनता के दिलों पर राज कर पाएगा और कौन कितना सक्रिय रहता है, किसके साथ जनता जाती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश हर कोई कर रहा है, ये जरूर दिखता है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।